भारत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज से हम अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुपद से संबंधित है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ हमको क्लियर हो जाती है तो हमें आने वाली प्रश्नावली बहुत ही सरल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद अगर हमें पी एक्स के रूप में दिया हो तो जो एक्स की उच्चतम घात होगी, ठीक है, जो एक्स की उच्चतम घात होगी वह उस बहुपद की घात कहलाएगी। इसे हम इंग्लिश में पावर या डिग्री कहते हैं। अगर इसको हम इस उदाहरण से समझें तो यहाँ पे हमारे पास में समीकरण बनता है 4x-2। तो यहाँ पे x की जो उच्चतम घात है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। उसी प्रकार ये समीकरण हमको दिया गया है तो इसमें x 2 जगह पे है, 3 जगह पे है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि उच्चतम घात होनी चाहिए। तो उच्चतम घात क्या है इसकी, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि x की जो घात है वो अधिकतम कितनी है, 3 है। तो इसकी घात 3 कहलाएगी। ठीक है, तो घातों से संबंधित कुछ हम बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिस भी बहुपद में एक घात हो x की, उच्चतम घात कितनी, 1 हो, उसे हम क्या रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे 2x-3, तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। उसी प्रकार करणी 3x-5, इसकी अधिकतम घात क्या है x की, यहाँ पे 1 है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बाय चर है, तो बाय धन करणी 2, तो बाय की जो अधिकतम घात है वो कितनी, 1 है। अगर घात 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रैखिक बहुपद। तो जिस भी बहुपद में घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होती है। अब जैसे कि रैखिक बहुपद जो था वो घात 1 के रूप में था, तो यहाँ पे द्वि का मतलब 2 होता है। तो जिसकी घात 2 हो, मतलब घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और इसे हम वर्ग भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे बाई की घात 2 है, तो इसकी जो घात है 2 है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे या द्विघात बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे x 2 ऋण x का वर्ग है, तो x का वर्ग मतलब यहाँ पे घात 2 लगी है, तो बहुपद यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। उसी प्रकार यहाँ पे भी घात 2 लगी है, तो जिस भी बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब 3, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, या उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ पे देखिए हम समीकरण में 2 ऋण x की घात 3, तो इस समीकरण में उच्चतम घात x की कितनी है, 3 है, तो त्रिघात समीकरण होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 है, त्रिघात समीकरण है ये भी। तो उसी प्रकार ये भी त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ भी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, हमारा जो अध्याय 2 जो है वो बहुपद से संबंधित है। बहुपद क्या होता है। यदि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है तो इस रूप के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। व्यंजक के चर के घातांक मतलब यहाँ पे कोई भी चर संख्या, जैसे कि ये चर संख्या यहाँ पे x, यहाँ पे y चर संख्या है, तो इसका जो घातांक है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या जो इसकी घात होनी चाहिए, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी सकती है, लेकिन पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे x है और इसकी घात कितनी है, आधी, 1/2 है इसकी घात, तो ये पूर्ण घात नहीं कहलाएगा, या करनी के अंदर है तो ये घात पूरी तरह से नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है कि व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या हो तो वो व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे 4x का वर्ग है धन 8, तो यहाँ पे घात पूर्ण है। 8y की घात 3 धन 4, तो यहाँ भी y की घात पूर्ण रूप में है, तो ये कहलाती है बहुपद। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बहुपद जो बहुपद उसके शून्य क्या होते हैं और शून्यकों का क्या संबंध होता है आपस में। तो रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक होते हैं वो होते हैं माइनस अचर पद बटे x का गुणांक के रूप में। यहाँ पे जो बहुपद है वो इस रूप में होता है, ax धन b के रूप में। रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक होते हैं वो समीकरण इस रूप में होते हैं, और शून्यक यहाँ पे अगर हम निकालें तो वो यहाँ पे अचर पद, लेकिन इससे पहले माइनस लग जाएगा, तो अचर पद यहाँ पे कौन सा, b है, तो b के आगे माइनस लग जाएगा यहाँ पे, तो ये b और आगे माइनस लगा हुआ है। x का गुणांक, अब x गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ पे a है,
तो जो शून्यकों का मतलब कि जो रेखीय समीकरण इसके जो शून्यक होंगे वो -b/a के रूप में होंगे। ठीक है। उसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक की बात करें हम, तो ये इसके शून्यक जो है वो रेखीय बहुपद के शून्यक से अलग होते हैं। तो इसकी शून्यक है अल्फा और बीटा के रूप में होती हैं और गुणांकों का संबंध इसमें हम समझेंगे। ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों का संबंध इसमें समझेंगे, लेकिन जो इसके शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा के रूप में होती हैं। तो पहले हम द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं कि वो किस रूप में हमको मिलेगा। तो जो द्विघात समीकरण है हमारा वो इस रूप में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो x की जो अधिकतम घात है वो 2 रहेगी। साथ ही पूरा अगर हम इसको देखें तो ax का वर्ग धन bx धन c के रूप में रहता है। ठीक है। तो इसका शून्यकों का हम अगर योग देखें तो वो इस रूप में होता है -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पे b है, बटे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक क्या है a है। अब शून्यकों का योगफल मतलब शून्यक हमें अल्फा और बीटा के रूप में मिले थे, तो इनका योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का गुणांक x का गुणांक, x का गुणांक क्या b है, तो यहाँ b जाएगा, माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा। और x का गुणांक क्या हमारे पास में यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए या शून्यकों का योग निकालिए, तो शून्यकों का जो योग निकलेगा वो इस रूप में निकलेगा और शून्यकों का जो गुणनफल निकलेगा वो इस रूप में निकलेगा। ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अचर पद क्या है इसमें c है, अचर पद क्या है c है, यहाँ पे कोई संख्या दी रही होगी हमको, यहाँ पे c होगा। और साथ ही x वर्ग का गुणांक क्या a है, तो हमें इस रूप में मिलेगा। ठीक है। इनको हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो ये हमको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। उसके बाद हम देखें अगर तो त्रिघात के लिए अल्फा बीटा गामा होता है और जो समीकरण मिलता है वो इस रूप में हमको मिलता है x की घात 3 धन b x की घात 2 धन c x धन d के रूप में, और इन सभी के बराबर में शून्य होता है। ठीक है। अगर हम शून्यकों का योगफल देखें तो योगफल जो मिलता है हमें x वर्ग का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक के रूप में मिलता है, माइनस लगा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर योग देखें हम तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में, और x वर्ग का गुणांक यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। और x की घात 3 का गुणांक कितना a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। तो शून्यकों का जो योगफल है वो इस रूप में होता है, और शून्यकों का अगर गुणनफल की बात करें हम तो इस रूप में होता है, जो कि यहाँ पे माइनस अचर पद होता है और x की घात 3 का गुणांक होता है। तो जो अचर पद है यहाँ पे d के रूप में मिलेगा, माइनस डी के रूप में, और यहाँ पे a के रूप में मिलेगा। अगर हम शून्यकों का गुणनफल योग देखें अगर, तो वो हमें इस रूप में मिलता है। ठीक है। गुणा भी साथ में हो जाता है और योग भी साथ में हो जाता है, c/a के रूप में होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ में भाग देना है तो हम यहाँ पे भाज्य लिखेंगे और इसमें किसका गुणा हो जाएगा भाजक का, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे भागफल, और नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें शेषफल मिलता है। अगर हमें ये चाहिए तो हम इन दोनों का आपस में गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो हमें ये भाज्य मिल जाएगा। ठीक है। तो हम आगे देखें अगर, तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्येतर बहुपद gx के लिए दो ऐसे बहुपद qx तथा rx का अस्तित्व है। हम इस पूरी लाइन को इस समीकरण से समझते हैं। अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है px, ठीक है, अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है px, तो मान लेते हैं कि हमको कोई बहुपद px दिया है। ठीक है। और यहाँ पे gx क्या है यहाँ पे, ये वाला भाजक, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा भागफल के रूप में qx और शेषफल के रूप में rx। ठीक है। तो यहाँ पे वही संबंध बताया गया है कि इसका गुणा हम इससे करेंगे और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ बताया गया है कि जो r मतलब शेषफल जो है वो शून्य है या जो घात rx है उससे छोटा होता है, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो है वो इससे छोटा होता है, हमेशा इससे बड़ा नहीं होगा।
तो ये चीज़ हमको आगे प्रश्नावली में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, और जो भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे शून्य हमने देखा था कि शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होता है, तो इसको निकालने की विधि भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली हल करेंगे। धन्यवाद।